Today we are going to learn about how to conduct an effective research in the field of psychology. I hope my screen is visible to you all. Today we discussed about basic research methods and how to formulate a research question. So today in the field of psychology, how do we conduct an effective research is how we understand human behavior, because as you all know that psychology is a subject in which we study human psyche and human behavior. So all those processes which are related to a human being in terms of their thoughts, their feelings, their emotions, their behaviors, are all those domains which are targeted in the field of psychological research. It's a systematic process in which we actually define a research question and we formulate different strategies to actually reach to a conclusion via reliable research methods, surveys, questionnaires, whatever we discussed yesterday. हम उसमें से कोई भी रिसर्च की स्ट्रेटजी यूज करते हैं. It can be experimental research, it can be a survey research, it can be a qualitative, quantitative, theme analysis. ठीक है, हमारा फोकल ग्रुप्स हो सकते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो भी आप करना चाहें, यू कैन डू दैट to explore that how human beings work and how human beings react to certain stimuluses in their environment. So the research is basically effective when systematic procedures are used. The questionnaires or the instruments in use are valid and reliable and remaining within the ethical boundaries of research, जो हमने कल डिस्कस किए थे. So थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि बेसिकली स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं. सबसे पहले, जैसे हम सबको पता है कि हम रिसर्च का एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. रिसर्च का एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, हम खुद से सवाल करते हैं कि भाई ये जो भी चीज हम अंडर स्टडी है, ये जो भी फिनोमेना है, ये कैसे हमारी सोसाइटी में या हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड लिटरेचर को स्टडी करते हैं कि इससे पहले जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं वो क्या कहती हैं इसके बारे में. ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना रिसर्च का क्वेश्चन और उसके बाद एक स्टेटमेंट ऐसे जनरेट करते हैं जिसको हम बाद में टेस्ट करेंगे थ्रू आर एनालिसिस. ठीक है, फिर हम एक रिसर्च का डिजाइन चूज करते हैं कि हम कौन सी रिसर्च करेंगे. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करेंगे या हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस करेंगे. जैसे ट्विन स्टडीज हैं, वो एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है. ट्विन स्टडीज जैसे दो सिबलिंग्स हैं, उनको सेम एनवायरनमेंट दिया जाए, उनके वही पेरेंट्स होते हैं, उनके घर का एटमॉस्फेयर सेम होता है, उनके जेनेटिक मेकअप से सेम होता है, फिर भी उनमें जो है वो बिहेवियरली बहुत डिफरेंस होता है. तो बहुत सारी ट्विन स्टडीज ने ये रिवील किया है कि एक जैसे एनवायरनमेंट में भी लोग जब रहते हैं तब भी उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस या उनका जो एक आउटवर्ड बिहेवियर होता है उसमें डिफरेंस आता है. ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं. तो हम अपने रिसर्च का डिजाइन जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं. क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है, उसका मेथड क्या होगा. ठीक है, अभी हम इसको मेथड को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. फिर हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर रिजल्ट्स का हम कैसे एनालाइज करेंगे. ये सारे ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं जो हम सीरीज में बार बार जो है वो इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टेप पे हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो हमें पिछला स्टेप फिर से रिविजिट करना पड़ता है कि वहां पे क्या गलती हुई है. और एंड में फिर अपनी जो भी हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं हम उनको इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी लैंग्वेज में, रिसर्चर की एक जबान होती है जिसमें वो अनबायस्ड जबान यूज करता है, थर्ड पर्सन जो है उसकी लैंग्वेज होती है. ठीक है, हम उस तरीके से उसको रिपोर्ट करते हैं एंड फाइनली हमारी रिपोर्ट जो होती है वो पब्लिश होती है जर्नल्स में. फिर आप ये कल वाली बात ही है कि रिसर्च का एक क्वेश्चन होता है कि हाउ डज फिजिकल एक्सरसाइज इम्पैक्ट एंजाइटी लेवल्स. ठीक है, तो हम ये एक सवाल है कि एक्सरसाइज का हमारी एंजाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. इससे ही रिलेटेड हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज will report significantly lower anxiety symptoms compared to those who do not exercise. ठीक है, ये हमारी एक स्टेटमेंट है जिसको हमने टेस्ट करना है. ठीक है, अब आपको रिसर्च के क्वेश्चन में और हाइपोथेसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का क्वेश्चन जो होता है वो एक जनरल क्वेश्चन होता है. हाइपोथेसिस जो होता है वो एक प्रॉपर फोकस क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च का एम रखते हैं. ठीक है, उसमें उसमें वेरिएबल्स इन यूज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कौन से वेरिएबल्स देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में. एक रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज का एक वेरिएबल है और उसका इम्पैक्ट जो है हम
एंजाइटी के लेवल्स पे चेक कर रहे हैं। तो दीज आर द टू वेरिएबल्स व्हिच आर इन प्ले इन दिस पर्टिकुलर hypothesis and in this particular research. हमने रिसर्च के मेथड्स डिस्कस किए थे, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वेज हैं, क्वेश्चन है के थ्रू सर्वेज किए जाते हैं, केस स्टडीज हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं एंड मिक्स मेथड्स हैं, ठीक है। आई जस्ट स्किम थ्रू द इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं सैम्पलिंग पे जाऊं, मैं आपको बेसिकली इसको एक्सप्लोर करना बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि जनाब वी वांट टू नो कि हम एक्चुअली इनके ऊपर स्टडी कैसे करते हैं, हम अपना लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रिप on how to actually formulate a research question properly and to understand it in depth. तो हम इसमें हेल्प लेते हैं जनाब डिफरेंट सर्च इंजन से, पबमेड है जनाब, आपका गूगल स्कॉलर है, तो हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है गूगल स्कॉलर की विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनाब हमारे वेरिएबल्स क्या थे, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये हमारे सामने रिसर्चेज आ गई हैं, ठीक है, एक्सरसाइज और एंजाइटी से रिलेटेड कितनी सारी रिसर्चेज आ गई हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट पेजेस हैं, हम इसको जिस तरीके से गूगल को स्क्रॉल करते हैं, हम इसी तरीके से गूगल स्कॉलर को भी स्क्रॉल करते हैं और ये हमारे पास सारी रिसर्चेज हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू होते हैं और सारे जो हैं ये एंजाइटी और एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हैं, इसमें आपको देखें ईयर भी नजर आ रहा है, ठीक है, किस जर्नल में पब्लिश हुई हुई है, किसने काम किया है, कौन से एरिया में, कौन सी कंट्री से ये सर्च आई हुई है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कितने आर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। इसके कितने वर्जन्स हैं, तो आप अगर इसको साइट करना चाहते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप रिसर्च करें, आपको बताया जाता है कि इसमें हम जो है वो कौन सा फॉर्मेट, जैसे एमएल एक फॉर्मेट है, उसके ऊपर आप रिसर्च पूरी लिखे होते हैं। साइकोलॉजी में हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए का फॉर्मेट जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इस ये इसका साइटेशन कह लें आप, इसका ये रेफरेंस है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये रिसर्च जो है, ये कौन सी रिसर्च है जिसका मैंने खोला था, ये लेट्स गेट फिजिकल कंटेम्प्रेरी रिव्यू ऑफ एंजाइलोटिक इफेक्ट्स ऑफ एंटीजाइलोटिक, ठीक है। एंजाइलोटिक का मतलब होता है कि एंटी एंजाइटी इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर एंजाइटी एंड इट्स डिसऑर्डर्स। तो ये रिसर्च उन्होंने की है कि जनाब अगर जो लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, जब वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रिलीज होते हैं और बॉडी में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एंटीजाइलोटिक इफेक्ट यानी एंटी एंजाइटी इफेक्ट जो है वो बॉडी में क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। तो यहाँ से मैंने इसका साइटेशन जो है वो कॉपी कर लिया, मैं अपने पास वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं रेफरेंसेस लिख लेती हूँ एक तरफ, ठीक है। ये पहला जो मैंने रिसर्च पढ़ा वो मैंने ये वाला पढ़ा जिसमें मैंने एंजाइटी के एंटीजाइलोटिक जो है वो इफेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। ये मैंने अपने पास रेफरेंसेस बना लिए, ठीक है। और साथ ही जो भी एक और मैंने यहाँ पे फाइल खोली, ठीक है, और यहाँ से जो हमारा ये रिसर्च था इसको जब मैं ओपन करूंगी तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। अब ये देखिए, ये वाली एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके अंदर ये पब्लिश हुआ हुआ है, ये इतनी ओपन एक्सेस नहीं देता, मगर ये क्या आपको जनरल एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इन लोगों ने बेसिक रिसर्च क्या की थी और उसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था। तो इन्होंने लिखा जनाब कि जो पिछले कुछ डेकेड से रिसर्चर्स आर फोकस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिसेंटली इट हैज गॉट अटेंशन, ठीक है। और बहुत से मैलएडेप्टिव जो है वो हमारे लिविंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं और परसिस्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ एंजाइटी जो है वो लोगों के अंदर
नजर आ रहे हैं, ठीक है, लोग बहुत एंशियस होते जा रहे हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। तो हम डिफरेंट इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, जिसमें से एंजाइटी एक्सरसाइज जो है इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान्स, और उसके जाइलोटिक इफेक्ट्स, एंटी जाइलोटिक इफेक्ट्स को हमने स्टडी करने के लिए ये रिसर्च की है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब इसकी एक्सेस नहीं है, आप डिफरेंट तरीकों से मतलब इसको एक्सेस ले सकते हैं, आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप इनसे जनाब ये इनकी पेड मेंबरशिप आप ले सकते हैं टू ओपन द फुल आर्टिकल। यूजुअली अगर इन्होंने यहाँ पे कोई फाइंडिंग दी होती तो मैं यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर ये मुझे ओपन एक्सेस मिल गई है, आई सिंपली कॉपी दिस इंटायर थिंग इनटू माय डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको एज इट इज आपने नहीं लिखना होता, ठीक है। आप इस जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एज इट इज कॉपी कर लें अपने पास, ठीक है। विद इट्स रेफरेंस आप बता दें जनाब। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि रेफरेंस 1 के साथ जो है मैंने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। रेफरेंस 1 के साथ मैंने ये चीज पढ़ी थी। अब मेरा ये डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, इसके ऊपर मैं डिफरेंट रेफरेंसेस की और सारी स्टडीज इकट्ठी करके अपने से रेलिवेंट जितनी इंफॉर्मेशन है मैं इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। फिर मैं एक और पेज, एक और वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, और इससे जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो मैं फिर उसके ऊपर अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करूंगी। फॉर इंस्टेंस आई रेड that the first research I read about anxiety was that they studied the effects, the anti-zylotic effects of exercise on the expression of anxiety, and they found that it is it helps in developing a healthy mental process and positive mental output. और जनाब it has proved that anti-zylotic effects आते हैं और लोग जो है वो एंजाइटी उनकी रिड्यूस हो जाती है। तो साथ ही मैं उसका रेफरेंस कोड कर दूंगी, ठीक है। फिर दूसरी को रिसर्च आप देख लें वहां पे और क्या बात की गई है। एनीवे आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? ये देखिएगा, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी फॉर एक्सरसाइज फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपने मेंशन किए हुए हैं। ये देखिए स्पोर्ट्स जर्नल में इन लोगों ने पब्लिश किया हुआ, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ कि वो करना क्या चाह रहे थे और उन्होंने मतलब किस तरीके से इस रिसर्च को कंडक्ट किया। उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि जनाब एंटी डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो कॉमनली एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ ट्रीट किए जाते हैं और इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, मगर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस जैसे कि एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या एक्सरसाइज काम करती है, इन लोगों ने कंपैरेटिवली एक कंपैरेटिव स्टडी की है, ठीक है, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सरसाइज विद अदर ट्रीटमेंट्स फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब अदर ट्रीटमेंट्स में आई गेस वो जो एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ ट्रीटमेंट है वो, और ये इन्होंने अपनी एक्सरसाइज के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया हुआ, ठीक है। तो उनके रिजल्ट्स क्या थे? उन्होंने कहा जनाब 8 RCTs were included for panic disorder. Exercise appears to reduce anxiety symptoms, but it is less effective than antidepressant medication. ठीक है, वो कहता है एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस तो करती है एंजाइटी के सिम्टम्स, बट वो एंटी डिप्रेसेंट के निस्बत कम इफेक्टिव है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा कि एक्सरसाइज कंबाइंड विद एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन इंप्रूव्स द क्लिनिकल ग्लोबल इंप्रेशन। कहते हैं इकट्ठे अगर दोनों चीजें आप करें कि साथ साथ आप एंटी डिप्रेसेंट भी लें और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। और ये हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं अपने रिसर्च में, अपने क्लिनिकल डोमेन में, कि हम कहते हैं कि जनाब सिर्फ एक अगर अप्रोच आप लेके चल रहे हैं तो हो सकता है उसके इतने इफेक्ट्स नहीं आएंगे। आप साइकेट्रिक मेडिकेशन और अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल जो है इंटरवेंशन, अगर आप दोनों चीजों को इकट्ठे लेके चलेंगे तो आपका एक होलिस्टिक इंप्रूवमेंट आ सकती है आपके बिहेवियर में, ठीक है, आपके मूड में भी, आपके ब्रेन में भी न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस होगा, साथ साथ आपको हेल्थी कोपिंग आएगी, तो उस तरीके से आप बेहतर फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने कहा कि सोशल फोबियाज को भी एड्रेस किया गया था और उसमें एडेड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज उनको नजर आए थे व्हेन कंबाइंड विद ग्रुप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इन ट्रीटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स। उन्होंने कहा कि हमने एक ग्रुप को सीबीटी के साथ साथ
एक्सरसाइज करवाई और उनके सोशल फोबियाज में भी कमी आई, कि वो सोशल इंटरेक्शन में जिस तरीके से डरते थे वो उसमें भी रिडक्शन आई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज ग्रुप। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, बोथ विद बोथ सीमिंग टू रिड्यूस एंजाइटी सिम्टम्स इन इट रिमेन्स अनक्लियर टू व्हिच टाइप ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट टू हार्ड और वेरी लाइट टू लाइट इज मोर इफेक्टिव इन एंजाइटी रिडक्शन। अब उन्होंने कहा कि जी हमें ये नहीं पता चल सका कि क्या रिगरस किस्म की जो है एक्सरसाइज जो है वो काम करती है या फिर एक नॉर्मल इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर काम करती है। तो उनको ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, तो बस आपने इसमें से जो आपकी मतलब की बात है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन जस्ट पिक दैट आउट कि जी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होती है एक्सरसाइज से अलोंग विद मेडिकेशन। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप वो एक लाइन इसमें से लिख देंगे along with the reference. Got it? So that's how we start writing our research. Okay. फर्दर हम जो है फिर ये सारे मेथड्स अपने डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। हमने सैंपल कैसे जो है वो सिलेक्ट करना है, कि रैंडम लोगों से हम जो है वो डिस्कशन करें, या एक ग्रुप जो हम अपनी मर्जी से सर्टिफाइड ग्रुप आप सिलेक्ट करें, या फिर आप अपनी कन्वीनियंस के, ठीक है, जो बंदा आपके कन्वीनियंट आपके करीब है आप उससे क्वेश्चन कर लें। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस किस्म का सैंपल इकट्ठा करना है। अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम के साथ कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो जहाँ पे उनके पेशेंट्स ज्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहां से आप सैंपल जमा करेंगे। अगर वो कोई ऐसा वेरिएबल आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट्स में पाया जाता है, तो आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से अपना जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सैंपल स्ट्रैटेजी जो है वो यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कलेक्ट डेटा एथिकली यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स। एथिकल कलेक्शन का मतलब ये है कि आप जिस सैंपल से डाटा कलेक्ट करें उनको पता हो कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके साथ उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बीच नहीं होनी चाहिए, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, और उनको जो है वो ये गारंटी हो कि अगर वो किसी भी मोमेंट पे रिसर्च से वॉकआउट करना चाहते हैं उनके पास पूरा इख्तियार है एंड दे कैन वॉक आउट ऑफ द रिसर्च। ठीक है, तो हम उनको ये इन्फॉर्म कंसेंट देते हैं जिसमें हम एड्रेस करते हैं कि बेसिकली रिसर्च का मकसद क्या है। हम उनको ये भी बताते हैं कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीधा राज में रखी जाएगी, आपकी कोई बात भी लीक नहीं की जाएगी। ठीक है, आप किसी किस्म का पार्टिसिपेंट्स को हार्म नहीं करेंगे अपनी स्टडी में, कोई उनको मेडिकल इंटरवेंशन विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन आप उनको नहीं देंगे। ठीक है, और वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं स्टडी में से। कल हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था कि डेटा जो है उसको हम कैसे फिर एनालाइज करते हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप उसको एनालाइज करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल्स। जो स्टैटिस्टिकल टूल हमारे पास यूज होता है सोशल साइंसेस की डोमेन में वो SPSS है। ठीक है, फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जिसमें आप सर्वे ग्रुप्स जिसमें आप अपने फोकल ग्रुप से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें हम थीम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उनके सारे जो इंटरव्यू का जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिया होता है उसमें उनकी थीम्स निकालते हैं, अपने थीम्स को हम कोड करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी, जो हमने थ्योरी पढ़ी होती है, या थ्योरी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको अभी हमने टेस्ट करना होता है। और बहुत सारी थ्योरीज जो है वो साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब ये कोई एक थ्योरी भी पूरे तरीके से बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। और इंसान जो है, मैंने जैसे कल आपसे डिस्कस किया था कि डायनामिक हर वक्त बदल रहा है, तो कोई एक मॉडल या कोई एक ट्रीटमेंट या कोई एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हर आंसर आपको नहीं देता। हर स्कूल ऑफ थॉट, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरिज्म है, वो कहता है जहाँ जो इंसान देखता है वही सीखता है। ठीक है, लर्निंग के थ्रू हम सीखते हैं, तो वो एक आंसर दे सकता है कि ठीक है कुछ चीजें आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की होती हैं बट आप उस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, अब उसका आंसर आप कहाँ से लेके आएंगे। तो देर आर सो मेनी अदर स्कूल ऑफ थॉट। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं जो भी है अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड।
तो वो कहता है कि हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की जो है वो पोटेंशियल अल्लाह मियाँ की तरफ से है, और वो अपनी ग्रोथ की तरफ हर हर लम्हा कोशिश कर रहा है टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। तो ह्यूमनिस्टिक एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इंसान के अंदर बिलीव करता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली गुड। फिर जनाब ह्यूमनिस्टिक है, साइकोएनालिटिक है, बिहेवियरल है, ठीक है, और क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी इसमें आती है कि क्लाइंट्स अपनी मर्जी से जो जो इंसान जिस प्रॉब्लम का शिकार है उसका सोल्यूशन भी उसके अंदर मौजूद है, बस उसको क्या करना है, उसको सिर्फ थोड़ा सा पॉन्डर करना है, सोचना है, और फिर उस अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये सब अप्रोचेस जो है ये साइकोलॉजी में प्रैक्टिस की जाती है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके जरिए हम इन थ्योरी से हेल्प लेकर हम अपनी फाइंडिंग को जो है वो प्रूफ भी कर सकते हैं, अपने रिसर्चेस को की फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पास्ट रिसर्चेस की लाइट में भी हम अपनी करंट रिसर्च को प्रूव करते हैं। पब्लिशिंग कैसे करते हैं आप प्रॉपरली, अब आपने लिख लिया, ठीक है, फिर आप उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करोगे, आप देखोगे आपने किस स्टाइल में अपनी राइटिंग किस स्टाइल में करनी है, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च है तो आप एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल में आप अपनी राइटिंग करते हैं, ठीक है। उसमें आपने वो पूरे उन्होंने एक मैनुअल आपको दिया हुआ होता है, ठीक है, आप उस मैनुअल को गो थ्रू करते हैं। उसमें वो आपको फॉन्ट से लेकर आपका मार्जिन का साइज क्या होना चाहिए, आपके पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए, आपकी लाइन की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एक एक चीज वो आपको बताते हैं, ठीक है। इटैलिक्स आप किधर यूज कर सकते हैं, बोल्ड कहाँ यूज कर सकते हैं, आपके हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, सब हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, टेबल्स कैसे बनते हैं, वो पूरा उस मैनुअल में आपके पास मौजूद होता है। तो जो भी कोई अगर अपने एकेडमिक पर्पजेस के लिए रिसर्च करें तो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज आपके कॉलेजेस वो आपको स्टाइल बताएंगे कि आपने किस स्टाइल में अपनी रिसर्च को लिखना है, ठीक है। तो बस आपने इस तरीके से अपनी रिसर्च को स्ट्रक्चर कर लेना है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरी रिसर्च का करक्स लिखते हैं कि आप रिसर्च क्या करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, किस पॉपुलेशन पे करेंगे, ठीक है। आपका आप क्वेश्चनर्स कौन सी यूज करेंगे, ठीक है, आपका रिसर्च का मेथड कौन सा होगा, सैम्पलिंग आप किस तरीके से करेंगे, फिर जब आपकी फाइंडिंग्स आएंगी आप उनको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है, और आप उनको कैसे पब्लिश करेंगे। तो वो पूरा एक प्रोसीजर जो आप छोटे से फॉर्म में लिखते हैं, एक पेज का एब्स्ट्रैक्ट होता है जिससे रीडर जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने वेरिएबल्स जो आप अंडर स्टडी है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रीफली, ठीक है, कि ये जो फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एग्जांपल लेके चलेंगे, एंजाइटी क्या होती है, फिर आप एक्सप्लेन करें कि ये वर्ड एंजाइटी जो है ये ऑपरेशनली मेरी रिसर्च में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे जी एंजाइटी जो है वो पुराने बंदे ने अपनी रिसर्च में इसकी ये डेफिनेशन दी थी कि एंजाइटी एक कैफियत होती है जिसमें हमें बेचैनी होती है, जो भी उसकी डेफिनेशन आप खुद से नहीं कहेंगे, रिसर्चर्स ने ये बात बताई है कि एंजाइटी जो टर्म है उसका ये मतलब है, और ये टर्म जो है ये फलाने साल में फलाने बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च की थी और उसने इसको ये नाम दिया था, और आप रेफरेंस कोट करेंगे। तो बेसिकली इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ योर वेरिएबल्स कि कौन से वेरिएबल्स पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लिटरेचर आता है जिसमें आप वो सारी प्रीवियस रिसर्चेस कोट करते हैं जो अभी तक जितनी भी सिग्निफिकेंट स्टडीज हुई हैं पास्ट डेकेड में, जितनी रीसेंट स्टडीज होती हैं वो कोशिश करते हैं कि हम उनका रेफरेंस उसमें अपनी इंट्रोडक्शन के बाद अपनी लिटरेचर में दें। फिर आपका आता है मेथड सेक्शन जिसमें आप एक एक चीज दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, जनाब मेरा रिसर्च का क्वेश्चन ये है। उसके बाद अब अपने 4-5 हाइपोथेसिस लिखते हैं, ठीक है, कि जो एंजाइटी है वो एक्सरसाइज करने से रिड्यूस होती है, ये मेरा हाइपोथेसिस 1 है। दूसरा हाइपोथेसिस है जी एंजाइटी जो है वो एक्सरसाइज करने से बढ़ती है, ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस नंबर 2 है। इस तरह मैं डिफरेंट हाइपोथेसिस बना लूंगी, ठीक है। यंग लोगों को एंजाइटी जो है वो कम होती है फॉर इंस्टेंस, ये डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड, एज ग्रुप से रिलेटेड आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। खवातीन जो है उनको मर्दों की निस्बत ज्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है। तो ये आपका जेंडर से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस। इस तरीके से आप डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी आपका पॉपुलेशन है उसको भी इंक्लूड करके हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको हमने अभी प्रूव करना होता है, ठीक है। फिर आप अगर आपका मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव है तो आप इसी तरह गूगल स्कॉलर पे जाएं और आप लिखे जनाब आई वांट, मतलब आई वांट नहीं, आप लिखे जनाब के टूल्स क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंजाइटी,
और आपके पास डिफरेंट सर्चेस आ जाएंगे जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चनर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन समझ आता है कि ये, मैं तो इस तरीके से सिलेक्ट करती हूँ कि जिसमें सबसे कम आइटम नंबर हो, क्योंकि आजकल मतलब फास्ट दौर है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन फिल करे। तो जिसके आइटम नंबर थोड़े होते हैं और वो उनकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, अल्फा कोफिशिएंट अच्छा होता है, मैं वो वाला क्वेश्चन है सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, दूसरा, आप दो चीजें, जो अगर दो वेरिएबल्स है, आप दोनों वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप पिक कर लें। ठीक है, उनके ऑथर्स को आप मेल कर दें, उनसे आप परमिशन ले लें, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद फिर आप एक कंसेंट फॉर्म बनाएं जिसमें आप उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन लें, उनका नाम, उनकी एज, उनका जेंडर, ठीक है, उनकी एजुकेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपनी रिसर्च से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो और भी जो भी आपको लगता है अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें कि कौन कौन से डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं। रूरल और जो सिटी का कंपैरिजन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कंट्रीज का कंपैरिजन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब क्योंकि गूगल स्कॉलर पे अब हम फॉर्म्स बनाते हैं, तो वो भी एक इफेक्टिव वे है कि आप डिफरेंट, आपका जो है ना एरियाज अब आपके लिमिटेड नहीं है, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं जनाब कि आप डिफरेंट कंट्री से भी डेटा ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन, डेटा आ गया उसके बाद फिर आपने उसको उस कोडिंग की उस डेटा की। ठीक है, आपने उसको एसपीएसएस पे डाला, वो भी एक अलग सेमिनार, उसके ऊपर वेबिनार हो सकता है कि एसपीएसएस कैसे रन किया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उस पर आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं कि आप ये टूल कैसे यूज कर सकते हैं एसपीएसएस। एंड फाइनली जब आपके रिजल्ट्स आते जाते हैं, ठीक है, आप वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, आपने फिर उनको लर्न करना है कि जो नंबर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, जो भी वो आप नंबर्स को देख के आपको अंदाजा होता है, आप फिर उसको अपनी फाइंडिंग्स के तौर पे उनको वर्ड्स देकर आप अपनी फाइंडिंग्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। लास्ट चैप्टर इज योर डिस्कशन आफ्टर द रिजल्ट सेक्शन। ठीक है, उसमें आप डिस्कस करते हैं कि आपका एक एक रिजल्ट जो आया है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और वो किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन में आपको वो चीज समझ में आई है, आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रीवियस रिसर्चेस ने क्या कहा है, और ये चीज आपके आपने बेसिकली क्या फाइंडिंग की है। दैट इज योर डिस्कशन एंड फाइनल इज योर कंक्लूजन। और उसके बाद फिर आप फ्यूचर जो है वो रिसर्चर्स के लिए आप उनको गाइडलाइन भी देते हैं, ठीक है, कि मेरी ये लिमिटेशन थी, ये एरियाज रह गए थे, आप मजीद इस एरिया को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग अ रिसर्च। ठीक है, तो ये कंक्लूजन जो है वो इफेक्टिवली आप कैसे लिख सकते हैं, क्लियर क्वेश्चन होते हैं आपके पास, आप एथिकली प्रैक्टिस करते हैं, सिस्टमैटिक अपनी मेथोडोलॉजी के थ्रू आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, और एक अच्छी इंपैक्टफुल रिसर्च आपकी तैयार हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट इन टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask. Hello. अस्सलाम वालेकुम समाना। नेहा बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। Assalamu alaikum. I basically have formulated one question, Mm-hmm. so I just want to discuss that. Mm-hmm. Have you formulated a research question? Yeah, That's so nice. Please let me know. just a second, let me open. Yeah. So basically, जो आपका लास्ट सेशन था, इन दैट यू सेड कि बेसिकली जो कोई प्रॉब्लम होता है that generates a research question. So today I went to my gynae operation theater. I am a Mm-hmm. third year medical student basically. So there I saw कि वहाँ पे जो स्टाफ है एंड जो मेडिकल स्टाफ एंड बाकी लोग हैं, दे वर नॉट लाइक टेकिंग केयर ऑफ द ओटी प्रोटोकॉल्स। Mm-hmm. मतलब उसमें उसकी मतलब जो डिग्निटी है पेशेंट की वो भी ब्रीच हो रही है, एंड द एसेप्टिक जो मेजर्स होते हैं स्टैंडर्ड वो भी मतलब ब्रेक हो रहे हैं।
तो उसने मुझे हम्म। बहुत लाइक तकलीफ दी। एंड इन प्रीवियस सेशंस डॉक्टर रजा सैयद सेड कि आपके अंदर कोई कर्व होता है, दैट बेसिकली आपको एक क्वेस्ट होती है उसके बाद। तो देन आई हम्म। थॉट एंड आई जस्ट फॉर्मुलेटेड अ रिसर्च क्वेश्चन, एंड दैट वाज के क्या हम इस पर कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल टाइप के, मतलब जैसे हम ऑब्जर्वेशन लाइक रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करें, बट आई वाज नॉट श्योर कि वो कहाँ से कलेक्ट करें। लाइक सो आई फॉर्मुलेटेड बेसिकली टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि जिसमें हम इस तरह कर लें कि पेशेंट्स जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं उनसे जाके, क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक एनेस्थीसिया तो उनको देते हैं, लेकिन वो खुद जाग रहे होते हैं, लाइक दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, बट बाकी उनका जो पार्ट होता है दैट इज वो होता है। तो हम्म। उनसे हम ले सकते हैं रिस्पॉन्स। और फिर जो उनके पास डेटा होता है लाइक हॉस्पिटल्स के पास ना, कि हम्म। पोस्ट ऑपरेटिव जो रिपोर्ट्स होती हैं सेप्सिस वगैरह की, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो हाउस ऑफिसर्स हैं, दैट बेसिकली जो ऑब्जर्व करते हैं इन सब चीज़ों को, तो हम उनसे क्वेश्चनेयर बना के ले सकते हैं कि भाई आप जब आपने वो करते हैं क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं, तो हम्म। उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ओटी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं या एसेप्टिक मेजर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो द क्वेश्चन आर के एक तो ये कि मेडिकल स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट डिग्निटी, प्राइवेसी एंड एसेप्टिक प्रैक्टिस इन गायनोकोलॉजी operating theaters, a cross-sectional study. And the हम्म। second is prevalence and correlates of intraoperative dignity breaches and aseptic non-compliance in a gynecology operating rooms, a हम्म। cross-sectional observational audit. तो ये है, लेकिन इसमें अब आई वांट टू डिस्कस के डू आई रियली नीड आईआरबी लाइक अप्रूवल इफ आई एम डूइंग द क्लिनिकल ऑडिट्स। तो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं जाहिर बात है पेशेंट से डील करूंगी, फॉर दैट आई नीड। बट आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके लाइक टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे कर दूं, कि हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर दूं, तो क्या उस पे भी मुझे आईआरबी लाइक अप्रूवल चाहिए? क्योंकि उसमें तो मैं सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन बना रही हूँ, तो दैट आई वाजंट श्योर। ये तो डिपेंड करता है कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको या वो हॉस्पिटल या वो क्लिनिक वो आपको इजाजत देता है, क्योंकि जाहिर है अगर वो मंजर आम पे आएगा, अव्वल तो हम नाम नहीं लेते, ठीक है। हम डिफरेंट जो है वो क्लिनिक से हॉस्पिटल से एनोनिमस रखते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं, और हम अपनी रिसर्च को जो है वो लिखते हैं और उसकी फाइंडिंग्स लिखते हैं। बेसिकली हमारा फोकस इज नॉट द पर्टिकुलर क्लिनिक और हॉस्पिटल, द फोकस इज द करंट हेल्थ सिस्टम which is existing in our society, ऐसे ही है ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या बट आई जस्ट वांटेड टू स्पेसिफाई इट के मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं और बेसिकली उन टीचिंग या टर्शी केयर हॉस्पिटल्स में और ओटी प्रोटोकॉल्स को किस तरह फॉलो किया जाता है, तो इस एक पे। लेकिन अगर हम उस क्लिनिकल उसको लेंगे तो फिर तो वो तो ब्रॉड हो जाएगा, लाइक उसमें आप ओपीडी को ऐड करेंगे, आप उनके हम्म। वार्ड्स को ऐड करेंगे, उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैंने फिर इसको इस तरह से स्पेसिफिक कर बिल्कुल दिया। ठीक है, आप अपने अगर गायनी वार्ड्स को ही टारगेट करें तो कितने सारे अस्पताल हैं जिसमें गायनी वार्ड्स हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, तो इसको हम जो है वो स्पेसिफिक कर सकते हैं कि आइदर हम सिर्फ सिविल हॉस्पिटल जिसमें हम कर रहे हैं, मतलब मैं जिसमें पढ़ती हूँ, तो हम हम्म। सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं, या कराची के ओवरऑल हॉस्पिटल्स में फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं। तो ये फिर तो डिपेंड करता है ना कि हम किस उसमें हम इसको कितना नेरो डाउन कर रहे हैं या ब्रॉड कर रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आपका सैंपल जितना बड़ा होगा उतनी फाइंडिंग्स आपकी अच्छी होंगी, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर अस्पताल में भी रह के कर सकते हो, आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स के गायनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं या गायनी के जो पेशेंट्स हैं, या जो अगर आपने उनके जो प्रोटोकॉल्स जो ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉयज से अगर आपने डेटा लेना है, ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना कि आपने पेशेंट की सेटिस्फैक्शन ऑब्जर्व करनी है, या जो वहाँ पे मौजूद स्टाफ है वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं नहीं फॉलो करते हैं, आपने डेटा किससे लेना है, ये आपका पॉपुलेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, आप जितना बड़ा डेटा कलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। मगर आपका रिसर्च क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप बेसिकली पेशेंट की सेटिस्फेक्शन ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, या आप जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है,
वो वैसे वो खुद थोड़ी बताएंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे, कोई कहेगा आपको कि हम नहीं फॉलो फॉलो करते नहीं, क्योंकि बट आपको। जब हम हमारा जो टीचिंग हॉस्पिटल है, तो हम उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स है ना, लाइक थर्ड टू फाइनल ईयर, उसमें उनकी हम्म। क्लिनिकल रोटेशंस लगते हैं, तो वो जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम ओके। बोलेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, तो दे कैन लाइक हम्म। गिव द रेस्पॉन्स, और वो एनोनिमस हो सकता है, इस तरह हो सकता है। बाकी जो बिल्कुल अंदर ठीक है, आप स्टाफ उनसे है, ले सकते हो। उससे तो हम नहीं कलेक्ट कर सकते फॉर श्योर। एग्जैक्टली, आप स्टूडेंट से ले सकते हो उनका जनरल। बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपने सर्कल में जो हॉस्पिटल्स में बेसिकली एमबीबीएस जो कर रहे होते हैं, हाउस जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हम उनसे जनरल डिस्कशन भी करते हैं, अच्छा आपको हॉस्पिटल कौन सा अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ केयर रिलेटेड टू योर पेशेंट, तो वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि ये वाला डिपार्टमेंट अच्छा है, इनका ये वाला अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, तो वो जाहिर है वो उस उनकी रिजर्वेंसेस होती है, आप बिल्कुल इसके ऊपर कर सकते हैं रिसर्च। हाँ, मगर ये कि अगर वो हॉस्पिटल इजाजत दे तो ये या बहुत बेसिकली इनिशियल स्टेप इज IRB, तो फिर उसके लिए उसको चेक करना पड़ेगा पहले। एग्जैक्टली क्योंकि उनको ये डर होता है कि वो उनका नाम मंजर आम पे ना आ जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये कि उनको बताना पड़ेगा कि आपके हॉस्पिटल का नाम नहीं आएगा, बेसिकली वी आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसर्च एंड वी वांट टू नो कि ये अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते तो उसका क्या इफेक्ट आता है, पेशेंट्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, ताकि हम बेहतरी लेके आ सके अपने सिस्टम में और हम पॉलिसीज बना सके। ठीक है, अच्छा, तो तो इसमें ये फिर हम जब बेसिक। सैंपल साइज हम करेंगे, तो उसमें हम कौन से टूल्स करके, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक कितने लोगों को इंक्लूड करना है, तो उसको फिर किस तरह से करेंगे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया। जी पावर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वहां पे आप अपना रिसर्च का जो है डेटा डालते हैं कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको आपका सैंपल साइज जो है वो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो वो भी आप अपने आप सॉफ्टवेयर का नाम अगर आप टाइप कर जी दीजिए। पावर, जी पावर, इट इज अ स्टैटिस्टिकल पावर एनालिसिस टूल टू कम्यूट योर सैंपल साइज। ठीक है, जी फॉर ऑलराइट। ग्रेप्स, ओके। आप उसके ऊपर आप अपना इफेक्ट साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उससे आप कोई 10-15 ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करके देते हैं। आई होप आई एड्रेस योर क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी लोग बेटा, नेहा हैं, आपदा हैं, हुरिया हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मेरा तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा तो बस रिसर्च पेपर पुराने पढ़ो और नया प्रोजेक्ट बनाओ, ये वाला सीन है। हम्म। लेकिन इसने आपको हेल्प किया होगा ना, डेफिनेटली रिसर्च जी मैम। मेथडोलॉजी तो सभी जगह यूज होती है। जी। देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किस फील्ड से हैं, ठीक है, हम आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव 5 सेंसेस गिवन बाय अल्लाह ऑलमाइटी, एंड हम सब ने एक मीनिंग ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करना होता है यूजिंग द टूल्स व्हिच अल्लाह मियां हैज प्रोवाइडेड अस, ठीक है। हम अपने ये और हम अपना पूरा पोटेंशियल कभी भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। जो लोग तो समझते हैं इस बात को, वो अक्सर उदासी का भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनको ये नजर आता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत सारे इनामात हमारे हमें दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत एहसानात किए हुए हैं, ठीक है, और हम उसका पूरी तरीके से भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं। और हमें पता भी नहीं है कि बेसिकली हमारी जिंदगी में हमें जिंदगी देने का मकसद क्या है, ठीक है, हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। तो ये जो रिसर्च का एक एप्टीट्यूड होता है ना, एक रिसर्च का जो एक एक आपका विजन होता है, एक आपका सवाल करने की जो कैपेसिटी डेवलप होती है थ्रू योर एजुकेशन एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन, बेसिकली दिस इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस सेमिनार, आई गेस वेबिनार, कि हम बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करें, अदर देन योर एकेडमिक स्टडीज जो आप कर रहे होते हैं, जिसको आप बोझ समझ के कर रहे होते हैं, ठीक है, यू नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, बट यू नो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इफ यू रियली वांट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। वरना देखो, जिंदगी तो बाकी दूसरी जो हशरात और वो हैवानात, उन सबको भी जिंदगी तो मिली हुई है, ठीक है, उनसे और हम में क्या डिफरेंस है, यही है ना कि हम अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, हम सोचने की कैपेसिटी रख सकते हैं, हमें फ्री विल दी गई हुई है।
अब फ्री विल को कैसे यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली फॉर आवर ओन गुड, दैट इज द एक्चुअल रीजन कि हम इसलिए अपने जहन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक बेटर डिसीजंस एंड बेटर कंक्लूजंस ऑफ आवर लाइफ. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स अ गुड स्टोरी, राइट? जब हम बूढ़े हों तो हमारे पास एक अच्छी स्टोरी होगी यार, हमने एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ गुजारी using all those things which Allah Mia has given us. ठीक है, so that is actual reason that we are talking about कि हम रिसर्च क्यों इनकलकेट कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में. why are we, why do we want to question actually. ठीक है, सवाल करना एक अल्लाह मियां की इनायत है. हर बंदा सवाल करने की ये कैपेसिटी से भी वो नहीं होता, उसके पास ये कैपेसिटी डेवलप नहीं होती है. ठीक है, कुछ लोगों के पास सवाल करने का आई गेस वो भी नहीं होता, यानी व्हाट डू यू से, उनको इजाजत भी नहीं होती है कि यू कैन क्वेश्चन. कितनी सारी ऐसे लोग हैं, कितनी सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको राइट ही नहीं है कि वो सवाल कर सकें. ठीक है, कुछ अवाम, कुछ कौमें ऐसी हैं जो बेचारे ऑप्रेस्ड हैं एंड दे कैन नॉट क्वेश्चन. उनके ऊपर ऐसे हुक्मरान हैं जो उनको सवाल करने की इजाजत नहीं देते, और वो सिर्फ एज इट इज जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है ऊपर से दे जस्ट फॉलो, आंखें बंद करके. तो हमने एक हर्ड मेंटालिटी तो नहीं क्रिएट करनी ना, वी आर नॉट आंखें बंद करके भेड़ बकरियों की तरह फॉलोअर्स तो नहीं बनना ना. ठीक है, तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फिक्र को जो है वो आजाद करने के लिए वी नीड पर्सपेक्टिव्स, एंड फॉर दैट वी नीड अ माइंडसेट व्हिच कैन एक्चुअली क्वेश्चन. ठीक हो गया? मैम एक सवाल था कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो ज्यादा सवालात नहीं पूछती, यानी उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा. तो शायद इसकी एक वजह ये भी है कि नौजवान नस्ल बहुत बिजी होती है, उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. तो अब फारिग होगी तब ही दिमाग में सवाल आएगा, और फारिग ही नहीं है तो शायद दिमाग में सवाल ही नहीं आएगा. तो पूछना था कि क्या इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि नौजवान खुद को फारिग रखे. अगर वो ज्यादा से ज्यादा फारिग रहेगा तो शायद उसके दिमाग में रिसर्च क्वेश्चंस आए और वो सब. आपको पता है पहले वक्तों में ना इतनी सारी ये इंफॉर्मेशन का ये सलाब नहीं हुआ करता था, इतने हम फास्ट नहीं थे, हमारे पास इतने इंटरनेट और इतने जराए नहीं थे कि हम हर वक्त कनेक्टेड रहें. हम कनेक्टेड सिर्फ अपनी एटमॉस्फेयर और अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने इमीडिएट लोगों के साथ हुआ करते थे, और हम फुली कनेक्टेड हुआ करते थे. ठीक है, और ऐसा भी होता था कि दरमियान में ऐसे कुछ पीरियड आते थे जिसमें हम बोरियत भी महसूस करते थे, बोर्डम. और उसके बाद जब हम वो एक्सपीरियंस करते थे तो हम उस बोर्डम से जान छुड़ाने के लिए हम डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते थे कि क्यों ना ये किया जाए, क्यों ना वो किया जाए, क्यों ना बच्चे भी जब खेलते होते थे तो वो मेक बिलीव प्ले के गुड़ियों का खेल, और मैं तुम्हारे घर आती और तुम मेरे लिए चाय बनाती, इस तरह के जो मेक बिलीव प्लेज होते हैं वो किया करते थे. आजकल के बच्चे क्योंकि गैजेट्स और इन सब चीजों में इन्वेस्टेड होते हैं तो उनके पास बोर होने का वक्त नहीं है. जब बोर्डम का वक्त नहीं है तो एक वो क्रिएटिव माइंड नहीं डेवलप हो पाता. दे डोंट थिंक फॉर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस. उनको हर वक्त इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है. ठीक है, चैट जीपीटी ने इतना हेल्प कर दिया कि इधर सवाल आता नहीं है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आता नहीं है, आप सोचते नहीं, आप चैट जीपीटी से फौरन हेल्प ले लेते हो. इस वजह से भी हमारी यूथ जो है वो सवाल करने से और क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करने से कासिर है. दैट्स ऑल्सो अ रीजन. अब देखो, आपने सवाल किया और हम अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं कि पहले के बच्चों में और आजकल के बच्चों में क्या डिफरेंस आ गया, कि वो सवाल क्यों नहीं करते. उनके जहन में क्या सवाल नहीं आते? ऐसी बात नहीं है, सवाल आते होंगे मगर उन सवाल को सोचने का वक्त नहीं है, बिकॉज दे आर सो मच इंगेज्ड इन सो मेनी थिंग्स. और ये पूरी एक मुहिम है. ठीक है, ये इसके ऊपर पूरी पूरी कंपनीज दे वर्किंग. ठीक है, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं कि जनाब कैसे हम अपनी यूथ को चीजों में उलझाए रखें ताकि वो सवाल ना करें, बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग टू द हायर अथॉरिटीज एंड स्टाफ. के ऊपर बैठी हुई काबीना है, वो या तो ये कर सकती है कि उनको उलझा दें, या फिर एक और काम कर सकते हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान में उलझा दें, बेसिक नेसेसिटीज में उलझा दें, कि वो फिर मजीद सवाल ना करे, क्योंकि वो बेसिक चीजों को ही पूरा करने में फंसे रहेंगे कि जनाब खाना कहाँ से खाना है, ठीक है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे हासिल करना है, तो उसी में वो फंसे रहेंगे, तो वो सवाल नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, इफ आई मे. या श्योर प्लीज. एक और जो सबसे बड़ा यूथ का प्रॉब्लम है, या फिर आप कह लें एक जो सिनेरियो, वो ये है कि वट एवर आई एम डूइंग इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, एंड वट एवर यू आर डूइंग इट्स नन ऑफ माई बिजनेस.
this has excluded them. They are isolating themselves because everything, they are okay with everything. Whatever you are doing, it's okay, you can do. What I'm doing, it's none of your business. So जो आपका lack of communication है, उससे क्या हुआ? अभी जिस तरह से हमारी एक बहन इससे पहले कही थी ना कि उनको यही नहीं पता, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर रादर कंफ्यूज्ड. उनको जहां बीनी तो पता ही नहीं है कि इंसान शनासी क्या है, जहां बीनी क्या है, फिर आफात शनासी क्या है, बिकॉज दे आर ओके विद एवरीथिंग. और इसकी वजह से ही जो आप कह रहे हैं ना क्रिएटिव माइंड है उनका, ऐसी बात नहीं, क्रिएटिविटी उनमें है बहुत ज्यादा, बट अनलेस एंड अनटिल दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि दे विल बी लिसन्ड, दे विल बी हर्ड एंड देयर ओपिनियन मैटर्स, वो नहीं बोलते. दे डू स्पीक, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज उनका पास बहुत ये सलाहियतें, और एआई वगैरह ने उनकी इंटेलेक्ट को बहुत शार्प कर दिया, बट दे डोंट ट्रस्ट देयर एनवायरमेंट्स. जो पहले आप बता रही थी ना कि जो पहले बच्चे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते थे और एक दूसरे को चाय पिलाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, वो ये दे यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर. अब ये लैक ऑफ ट्रस्ट है हर एक में. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यूथ में ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? आप मेरे स्टूडेंट्स आजकल एक और रिसर्च करें कि ये जनाब कमिटमेंट इश्यूज जो कि जनरेशन Z में सबसे ज्यादा आ रही है, कि दे कैन नॉट कमिट टू अ सिंगल पर्सन बिकॉज they are looking for more outside. What if this person ने ये चीज एक particular, they want everything in one person. That's also a reason. उनको उनकी किसी एक चीज के ऊपर ठहरती नहीं है नजर, ठीक है, क्योंकि मीडिया ने इतना बार रेस कर दिया है that you are not feeling satisfied within your own selves, and the environment has actually become very much competitive. And yes, people don't have time for each other. They don't even know how to hold a safe space for anybody to open up. ठीक है, how to validate their experiences. ठीक है, अगर आपके सामने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आप आगे से कहेंगे यार ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता, मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. अब आपने नहीं किया तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट नहीं करते या किसी दूसरे के इंसान को हक नहीं है एक्सपीरियंस करने का. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में बड़े बुजुर्गों का एक बड़ा रोल हुआ करता था. और पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी इकदार भी थी जो अब करंटली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में मिसिंग भी हैं. ठीक है, उनके अपने पेरेंट्स तो बिजी हैं, ठीक है, अर्निंग में बिजी हैं या जो भी जिस तरह से भी बिजी हैं, और बच्चों का उस तरीके से क्वालिटी टाइम नहीं मिलता. पहले it took a entire village to actually raise an individual. ठीक है ना, अब वो विलेज मिसिंग हो जाता है, ठीक है, वो पूरा एक एनवायरनमेंट मिसिंग हो जाता है. ठीक है, वो इंडिविजुअल माइंडसेट जब से आया है तो अब तो लोग जो है वो कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल हमारी पसंद की बात नहीं हो रही है तो हमें चाहिए ही नहीं है, लोग ही नहीं चाहिए अपने एटमोसफेयर में. वेस्ट जो है बस के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि इंसानों को रिप्लेस कर दिया जाए रोबोट से जो आपकी मतलब की बात करें. ठीक है, कितनी सारी यूथ जो है वो अब चैट जीपीटी को आप अपनी मर्जी का एक करेक्टर बना के उससे आप बात कर सकते हो. या देयर आर सो मेनी AI सॉफ्टवेयर एंड टूल्स जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर स्पेसिफाइंग कि तुमने मुझे इस तरीके से जवाब देना है, वो आपकी मतलब की बात करें. ठीक है, तो ये दो बिल्कुल. ये मैं अब बताती हूँ. आई एम एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ. माई नेम इज उज़मा काज़मी एंड आई एम एजुकेशनिस्ट. तो ये एक्चुअली बात ये कि मेटा हैज बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड. जो मेटा आपका है, मेटा AI, बिकॉज दे ट्रस्ट मेटा. उसकी बात कोई और वो नहीं करता, और वो जो वो फीड करते हैं उसके मुताबिक वो जवाब देते हैं. यू फील सेटिस्फाइड. और ये सिर्फ यूथ नहीं कर रही है, ये एल्डरली पीपल भी कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो आपने शुरू किया था ना, जब मैंने आपकी मीटिंग ज्वाइन की, कि रिसर्च वर्क. तो मोर एंड मोर क्वेश्चनर्स जब आएंगे, आप करेंगे, डेवलप करेंगे, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, वट एवर यू आर अ डॉक्टर, वट एवर, तो उससे आपका अपनी नॉलेज बढ़ेगी. फिर देन यू विल बी एबल टू फोकस योर सेल्फ के व्हाट यू वांट टू डू. फिर आपकी परसिवरेंस इंक्रीज होगी. गॉट इट? ऐसे ही आप सवाल करेंगे, आपको पता चलेगा कि यार ये जो है ये एक वर्चुअल रियलिटी है, ये असल इंसान नहीं है कि जिसके साथ मैं कनेक्टेड फील कर सकूं. और लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लेवल अब वाकई इंक्रीज होने लग गया. जो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करते हैं ना, कहते हैं रिसर्चेस आई नहीं है मार्केट में, जिसमें उन्होंने बताया कि जितना वो ज्यादा AI से कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा उनको लोनलीनेस का एहसास होने लग गया. बिकॉज उनको अपनी मतलब की बात तो मिल रही है, बट वो जो ह्यूमन कनेक्शन है वो
नहीं मौजूद, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो मजीद लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि human beings are social animal and we all need another human being to actually validate our experience somewhere. It's a human need, basic human need, to feel affection, to feel value, to feel understood. तो ये वही एक दूसरा इंसान नहीं कर सकता, कभी भी कोई रोबोट या कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता आपके लिए। तो ये सवाल लोग कर रहे हैं। और आगे वाली हमारी एक रिसर्च की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उसमें एक सीनियर प्रोफेसर ने ये बात की। उन्होंने कहा कि देखें, फ्यूचर जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट का है। आप लोग अपनी पहचान जो है और अपनी वैल्यू जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो हमने कहा जी हमारा काम तो अब एआई कर रहा है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप फटाफट एआई से सवाल करते हो, आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देता है। तो दुनिया तो बड़ी कोशिश कर रही है कि जनाब साइकोलॉजिस्ट को भी उनकी नौकरियों से निकालें और उसकी जगह एआई को रिप्लेस कर दें। उन्होंने कहा भाई देखो ये कुछ अरसे तक चलेगा, जैसे हर चीज का एक एक पीक होता है ना, उसके बाद उसका जवाल भी होता है। तो जब बहुत चीजें ये कॉमन हो जाएगी ना, तो फिर लोग बैठा करेंगे आपस में और कहेंगे एक दौर हुआ करता था कि जब लोग आपस में बात किया करते थे, कोई बात करते करते कभी रो पड़ता था, कोई बात करते करते कोई शेर सुना दिया करता था, अदब और मजाक की बातें हुआ करेंगी और वो कहेंगे कि जनाब पहले वक्त के लोग जो है वो शेर व शायरी किया करते थे। और लोग कहेंगे अच्छा क्या वाकई ऐसा हुआ करता था, क्योंकि ये सारी चीजें नापैद हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, एंड ह्यूमन बींग्स विल एक्चुअली मिस दैट ह्यूमन एलिमेंट एंड दैट इंटरेक्शन। तो मतलब बात ये हो रही थी कि जिस हिसाब से ये दौर जो प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, एंड वी आर एम्ब्रेसिंग इट एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, तो वहां पे बाकी ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आएंगे और बहुत ड्रास्टिक आएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैम एक सवाल था कि जो आजकल की नौजवान नस्ल वैसे बहुत कम में ये होता है कि वो मतलब उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम में बहुत ज्यादा काम करे, क्योंकि हमारे पास काम करने को बहुत है और टाइम बहुत कम है। तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि सारे टाइम में ये काम डिस्ट्रीब्यूट और बहुत सारा काम है। तो फिर इसमें फिर हमारे पास वो टाइम नहीं बचता कि हम बोरियत के लिए या फिर इस तरह के कामों के लिए फिर टाइम अलग करके रखें। और अगर हम खुद अलग करके रखते भी हैं तो फिर काम उसको फिर ले लेते हैं। तो ये क्या गलत है? यानी कि अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना गलत है? इफेक्टिवली यूज करना गलत किए कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिवली यूज करें अगर लाइक कम टाइम में। हाँ, यानी कि कोशिश तो यही होगी ना कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करो, और उसके लिए फिर आपको फिर बहुत सारे काम जो है वो अपने टाइम में फिर डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो फिर इसमें फिर आपके लिए फिर फ्री टाइम बचता नहीं कि आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो और इस तरह टाइम वेस्ट करो। अब के लोगों को लगता है कि इस तरह बैठ के फिर बातें करना और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये क्या गलत है जो आप कह रहे हैं कि किसी दौर में ऐसा नहीं आगे दौर में ऐसा नहीं होगा कि लोग बैठ के बातें क्या करेंगे? तो तो देखिए अब इसमें ना मैंने एक और वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें वो दे वर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और उन्होंने कहा कि बात और टॉपिक भी यही था कि ये बेसिकली जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है ना, उनके लिए बेसिकली वो वर्कशॉप थी, हाउ कैन वी यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली और हमारा कोई एरिया जो है वो लैक ना करे। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें देखो जॉब भी करनी है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें फैमिली को भी टाइम देना है, अपने लिए पर्सनल टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपका ना मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो होता है लोगों के साथ, और एक होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप कि आपका ताल्लुक अपनी जात के साथ। वो कैसा है? अगर आपका अपनी जात के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है तो बाकी जगहों पे भी आप बड़ी बुरे तरीके से लैग कर रहे होंगे। जब इंसान जो है वो बहुत ही मतलब ऑक्यूपाइड होता है ना कामों में और लोगों में, और उसने सबको प्रायोरिटाइज किया हुआ होता है और खुद को प्रायोरिटाइज करना भूल जाता है, तो उसके फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक वो 360 डायग्राम हमें दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पाई चार्ट की तरह से आप ना एक सर्कल ड्रॉ करें और आप उसमें फिर लेबल करें कि जनाब आप अपने घर में अपने आप को कितना टाइम देते हैं, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को कितना टाइम देते हैं, आपके पास अपनी फ्रेंडशिप्स के लिए कितना टाइम है, और आप अपनी एजुकेशन को कितना टाइम देते हैं, अपने स्पिरिचुअल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब दीन के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं, फिर आप कितना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कितना करते हैं। ये सब चीजें जब उन्होंने किया तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल हाफ हाफ मतलब बताया हुआ था कि मैक्सिमम टाइम तो हम अपना जॉब को दे रहे होते हैं, हम वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे
जब ऐसे लोग बुढ़ापे में जाते हैं तो वो फिर वो एक एनालिसिस होता है कि हमने जिंदगी से क्या हासिल किया। तो सिवाय पैसों के और क्या हासिल किया होता है, एंड में कुछ भी नहीं होता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे रिग्रेट्स होते हैं। फिर वो बूढ़ों के रिग्रेट्स भी मैंने पढ़े एक दफा, तो उन्होंने यही कहा कि हर लम्हे को पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ठीक है, जिंदगी को जो है वो रोजगार की जरूरत है, रोजगार को जिंदगी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रोजगार को आपने पूरे लाइफ पे नहीं जो है वो डोमिनेट होने देना। लाइफ इटसेल्फ शुड बी मोर इम्पोर्टेंट, इट्स अ बिगर पिक्चर। रोजगार, योर जॉब, योर एजुकेशन, एजुकेशन तो हर लम्हे चलती है, ठीक है। आपकी अपनी एकेडमिक जो एजुकेशन है, उसके अलावा भी एक एजुकेशन है जो आप डिफरेंट चीजों के बारे में अपने जहन को ओपन करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। वो तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो भी आपको जो है वो इंट्रीग रखता है, और आपको वो कमी टाइम भी हो सकता है। तो यू हैव टू थिंक ऑन दीज डायरेक्शंस in order to have a good mental, physical, spiritual health. There are so many types of health. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं मौजूद, टाइम मौजूद है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं एक पॉइंट आपसे पूछूंगी। जिस बच्चे ने ये सवाल किया है, आप लोग बहुत बिजी हो डेफिनेटली, और आपका जो सोशल मीडिया पर खासकर मोबाइल पे टाइम है वो बहुत ज्यादा वो हड़प जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, अब आप देखिए, जो आपकी जो एजुकेशन जब आप हासिल कर रहे हो, तो या फिर जो आप ये जो भी हाउस जॉब कर रही है बच्ची या जो जो भी, तो आपका टारगेट क्या होता है? टू अर्न मनी? क्या सिर्फ ये टारगेट होता है? पहले आप लोग अपने आप को, जो इस ग्रुप के जो सारे लोग हैं, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप पे ताल्लुक रखते हैं, वो एनालाइज करें कि आपका टारगेट क्या है। ये जो आप हम वेबिनार कर रहे हैं अभी, जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे इसका टारगेट क्या है? टारगेट है कि हम सोशलाइज करें, टारगेट है कि हम इंसान शनासी करें, एक दूसरे को समझ सकें, या कम्युनिटी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की हमारे अंदर सलाहियत, स्किल पैदा हो जाए। सही है ना? अब जो ज्यादातर बच्चे जो इतने ज्यादा अंधाधुंध, क्योंकि मेरे हस्बैंड कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, और इतने डॉक्टर्स भर गए हैं कि वो बेचारे 40,000 पर उनको जॉब्स मिल रही हैं। तो इतने सारी और पार्ट 2 के अटैचमेंट ही नहीं मिल रही। बच्चे पार्ट 1 करके बैठे हुए, पार्ट 2 के अटैचमेंट के लिए सिफारिशें हो रही है। ये हालात हो गए। तो आप लोगों का टारगेट क्या है? ये जो आप जॉब्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आपने करना क्या है? दो बातें हो सकती है ना। या तो सिर्फ आपने अच्छी जगह पे काम करके पैसा कमाना है, या फिर आपने पैसा भी कमाना है और किसी एनजीओ को भी ज्वाइन करना है। पहले जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, दे आर बिट कंफ्यूज्ड, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। और फिर अलमिया ये हो गया है कि इनको ये बात सुनते भी नहीं है, इनमें भी पेशेंस खत्म हो गया है, और इनके वालिदैन में भी पेशेंस खत्म हो गया है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि मैं ये काउंसलिंग सेशंस भी करती हूँ ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दे वांट टू डू सो मच एंड दे कैनॉट फोकस व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। यस, यस, गॉट इट? सुनना बड़ा तो अब जरूरी है। आप जो ये कह रहे हो ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, पहले आप सोचो जो आप पढ़ हो, जिस फील्ड में आप हो। जैसे अगर मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो मेरा टारगेट क्या है? सिर्फ पैसा कमाना या कुछ और भी है? Definitely. Goal is the most important thing, and the clarity of the goal. If you don't have clarity, Yes, then definitely the you'll be lost. clarity of the goal, that is it. That's मैम the क्वेश्चन key दोबारा thing. रिपीट करेंगे प्लीज? What's the question? आपने कुछ बोला, मैम उस्मा ने कोई क्वेश्चन पूछा था शायद, सॉरी वो रह नहीं, गया। मैंने ये कहा था कि जो यूथ है जिसको टाइम नहीं मिल रहा, और वो इतनी ज्यादा चीजों में कमिटेड है, इतनी ज्यादा कि उनको ये टाइम नहीं मिल रहा कि सोशलाइज कैसे करें, आउटिंग कैसे करें। तो वो इतनी ज्यादा कमिटेड किस लिए? क्योंकि उनको उनका जो गोल है ना, वो उनके पास क्लियर ही नहीं है। दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स। अब आप देखो, हॉरिजॉन्टली तो ऊपर मूव नहीं कर सकते ना, आप वर्टिकल ऊपर मूव करते हो ना। अभी क्या किया हमारी यूथ ने, अपने आप को हॉरिजॉन्टली फैला दी है। क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ ना, आई एम अ काउंसलर एज वेल, तो ये मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं केसेस। जब आप अपने आप को वर्टिकली ऊपर करोगे, तो फिर देन यू विल हैव द टाइम फॉर मी माई सेल्फ।
मी टाइम आपको मिल जाएगा। आप योगा भी कर लोगे, आप स्विमिंग भी कर लोगे, आप एक्सरसाइज भी कर लोगे। अभी आप यू वांट टू डू 10 थिंग्स एट अ टाइम एंड यू आर नॉट श्योर दैट आफ्टर 10 years what where will you be. The clarity Got is it? actually the thing. लेकिन क्लैरिटी आपका एक फोकस नहीं, आप एक वक्त में 6 फोकसेस आप करते हो, 6 चीजें अचीव करते हो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज मेकिंग यू ऑल कंफ्यूज्ड। और फिर क्या होता है उस पे क्या होता है, यूथ इज नॉट रेडी टू लिसन, दे डोंट हैव पेशेंस। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं ओके डू व्हाट एवर यू फील लाइक टू, हम आपको बस चीजें प्रोवाइड करते जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जो डॉक्टर बन रहे हैं वो एमबीए भी कर रहे हैं, वो सीएसएस भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? डिससेटिस्फाइड, बिकॉज दे डोंट हैव द वन गोल कि हम इसके बाद हमने, अगर चाहे आप डॉक्टर बन गए हो तो डॉक्टर के साथ आपने कोई एनजीओ भी ज्वाइन करनी है। अगर आप एजुकेशनिस्ट बन गए तो साथ आपने किसी गांव में जाके पढ़ाना भी है, कुछ खुदा के लिए भी काम करना है, कम्युनिटी के लिए भी काम करना है। ये चीजें मिसिंग है बेटा, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। मैम लेकिन एक बात ये भी आती है ना कि जो है वो आप अब हम मुसलमान हैं तो वो अंग्रेज जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं और हमें उनका मुकाबला करके उनसे भी आगे निकलना है। तो अब उन्होंने इतना सारा काम किया है, वो सारा पढ़ना है, तो वो काफी ज्यादा काम पड़ा हुआ है। अब अगर हम स्पीड ना लगाएं तो फिर होगा नहीं, फिर तीन अच्छा चार बेटा, चीजें सारी देखनी भी पड़ती है। अच्छा अब तुम इसको पैथोलॉजी लैब में डाल दो ना, इस बात को एनालाइज करो कि वो इतना आगे क्यों निकल गए, उनका क्या था। क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सोशल साइंसेस को लेकर थी। सोशल साइंसेस में वो आगे गए और उन्होंने प्लानिंग की। और हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है हमें बना दिया लेबर। आप डॉक्टर्स बने, आप इंजीनियर्स बने और आप हमें आके सर्व करें। हम आपकी कंट्री को भी चलाएंगे, अपनी को भी चलाएंगे। अब हम ये जो गैप है बेटा पे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। ये वजह हुई, अगर आप अपने आप को कंपेयर करो ना वेस्ट से, तो दे ओनली एम एट सोशल साइंसेस। जो कि हमने सोशल साइंसेस को समझा हुआ है कि जो नालायक लोग होते हैं वो लेते हैं जनाब आर्ट्स, और जो सारे लायक बच्चे होते हैं वो लेते हैं साइंसेस। तो मैम फिर हम क्या तीन चार चीजें एक साथ ना करें, क्योंकि फिर करना पड़ता है। आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है फील्ड की। अब लाइक मेरा फील्ड ऐसा है सीएस के बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज हो गई है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आगे आ चुकी है, और जो यूनिवर्सिटी में है वो काफी पीछे का पढ़ा रहे हैं। तो फिर मुझे पीछे वाला भी लेके जाना है और आगे वाला भी लेके जाना है। अब मुझे तीन चार चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं फिर। नेहा एक चीज करते हैं बेटा कि इन इन चीजों को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो एक्सीड कर रहा है आज की मीटिंग का। तो इंशाल्लाह कुछ चीजें जो रह गई वो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच रुबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर। मैं आपकी मीटिंग and I really enjoyed it, although I joined late because I did not know. So thank you so much. Thank you for Thank you, listening, Uzma. everybody, providing me with an environment to share my information with you all. Pleasure was truly mine. Thank you so much for inviting. Thank you so Thank you. much. Assalamu alaikum. Welcome. Okay, Allah Hafiz everyone. Hafiz.